पार्ट नंबर 10 नॉवल निर्वाण की तलाश। पेशकश मिले कारवां। गुलाम सेठ निक से मिल रहा था और फिर वो सरदारी की तरफ मुड़ा। सरदारी किसी हद तक नर्वस नजर आ रहा था। ये गालिबन सरदार अली हैं, गुलाम सेठ ने कहा और फिर खुदा के बढ़कर सरदारे से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। इस तकल्लुफात पर सरदारे भी खिल उठा था और उसने आगे बढ़कर गर्म जोशी से गुलाम सेठ से हाथ मिलाया। नवाज के साथी हो, मामूली ना होगे। गुलाम सेठ पूरे स्टार अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। आपको सरदारी का नाम कैसे मालूम हुआ गुलाम सेठ? मैंने उसे बैठने की पेशकश करते हुए कहा। ये भी कोई पूछने की बात है नवाज, क्या मैं इतना ही इल्म इंसान हूँ? ओह हाँ, मैं ये भूल गया। मुझे मालूम है सोबिता में काम करने वाला एक नहीं था बल्कि दो थे। सोबिता में काम करने वाला? ओह यकीनन, मैंने हंसते हुए कहा। आपको मेरे इस इक़दाम पर एतराज़ तो नहीं है गुलाम सेठ? एतराज़? मैंने तुम्हारे मामले में एतराज़ का हक अपने पास नहीं रखा। गुलाम सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह आपकी मेहरबानी है गुलाम सेठ, वरना मैं किस काबिल हूँ? गुलाम सेठ ने मुस्कुराते हुए जुमला पूरा कर दिया। यार अगर तुम किसी काबिल होते तो न जाने क्या करते। बहरहाल तुमसे मुलाकात किए बहुत दिन गुजर चुके थे और अब तुम्हारे नए हंगामे की इतला तो मैंने सोचा कि तुमसे फ़ौरन मुलाकात की जाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। निक बेहद मुतासिर था और अभी तक खड़ा हुआ था। सर आपका सामान गाड़ी में है? उसने पूछा। अरे भाई हम बेसरा सामान, लोगों के पास सामान कहाँ। वैसे अपनी मैडम से कहो कॉफ़ी पिलवा दें, एयरपोर्ट से सीधे चले आ रहे हैं, उसने कहा और रशिया जल्दी से बाहर निकल गई। हाँ निक तुम सुनाओ क्या हाल है? गुलाम सेठ ने कहा। ठीक जनाब, आजकल तो मिस्टर नवाज ने हंगामा किया हुआ है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। नवाज? गुलाम सेठ ने ठंडी सांस ली। नवाज की वजह से तो मेरा तोती बोलने लगा है। बिलाशुबा उस शख्स ने पूरे ग्रोह को बैनुल अक़वामी हैसियत दिलाई है। आज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मंशियात की मांग है, गुलाम सेठ के ग्रोह की साख है। शाहराए हसीश पर उस ग्रोह के सामने कोई नहीं है, और जो है वो अब मुझसे ताउन करने की ख्वाहिशमंद है। ये हकीकत है जनाब, निक ने कहा। मैं खामोश था। गुलाम सेठ की तारीफ से मेरे जहन में कोई खुशी पैदा नहीं हुई थी। काश मैं अपने वतन के लिए कोई अच्छा काम करके इतना मशहूर हुआ होता तो वाकई फ़ख्र से सर बुलंद कर सकता। मंशियात के एक स्मगलर की हैसियत से अगर मुझे शोहरत मिली थी तो ये भी कोई शोहरत थी। अलबत्ता सरदारे बच्चों की तरह सोचता था। उसके चेहरे की सुर्खी नुमाया थी और उसकी आंखों से मुसरत का इजहार हो रहा था। खैर अब क्या प्रोग्राम है नवाज? गुलाम सेठ ने पूछा। कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं है भाई, आज रात मुझे फुर्सत है। इस बार मैंने ऐसा ही प्रोग्राम तय किया था कि कम से कम एक रात तो तुम्हारे साथ गुजरे। चनाचा आज हम बहुत सी बातें करेंगे। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है निक? इस खुशनसीबा को एतराज़ कहा जाएगा गुलाम सेठ? बहरहाल भाई तुम्हारा शुक्रिया। वैसे बड़ मैं तुम्हारी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है नवाज? इस पूरी पट्टी पर जिस पर तुमने अब तक सफ़र किया है, मेरे किसी भी कारकुन को कमज़ोर पाया? नहीं गुलाम सेठ, और बहरहाल मैंने दिल ही दिल में आपकी इस कोशिश की दाद दी है। आपने जगह की मुनासबत से ऐसे मुकम्मल लोगों का इंतखाब किया है कि बस कोई जवाब नहीं इनका। हर शख्स अपनी जगह पर एक मखसूस हैसियत रखता है। ये हकीकत है नवाज। मैंने इब्तिदा से इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे कारकुन ज़हनी तौर पर बुलंद हों। तुम यकीन करो मैं अपनी आमदनी का 3/4 हिस्सा अपने बासलाहियत कारकुनों पर खर्च करता हूँ, सिर्फ इस तसव्वुर के साथ उम्दा लोग उम्दगी से काम करेंगे। मुझे यकीन है। मैंने गर्दन हिलाई। इसके बावजूद तुम्हें मेरी तरफ से मुकम्मल इख्तियार है। अगर कहीं कोई झोल महसूस करो तो मेरी राय लेने की ज़रूरत नहीं। ये तो मेरा फ़र्ज़ है जनाब। यकीनन। वैसे मुझे तुम्हारे ऊपर वाकई हैरत है। किस सिलसिले में? मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि तुम इस कदर शानदार निकलोगे। तुमने चुन चुन कर ऐसे शिकार किए जिनके बारे में मैं भी सिर्फ सोच कर रह जाता था। हर्बस कोई मामूली शायर नहीं थी, और फिर सोबिता और ये थॉमसन। जानते हो थॉमसन कौन था? क्यों, उसकी कोई मखसूस हैसियत भी है? मैंने पूछा। ओहो, इसका मतलब है कि तुमने एक निडर शेर की तरह उसे चीर फाड़ कर बर्बाद कर दिया। उसकी कुव्वत के बारे में तुमने अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की। उसकी कुव्वत तो सामने थी, और क्या अंदाज़ा लगाता? मैंने कहा। नहीं मेरी जान, नहीं। तुम्हारी कामयाबी का एक राज और भी है। तुम दुश्मन को सिर्फ दुश्मन समझकर वार कर देते हो, ये नहीं सोचते कि वो किस कदर खूंखार है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आती जनाब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ये भी सोचा कि अगर यहाँ की पुलिस उसके लिए इस कदर भागदौड़ क्यों कर रही है? हाँ, इसके काफ़ी रसूख हैं। इसकी वजह मालूम है? नहीं।
دراصل اس کی موت سے ایک بہت طاقتور پارٹی کا زبردست نقصان ہوا ہے۔ یہ پارٹی آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے اور تھامسن اس کا ایک سرگرم رکن بھی تھا۔ پارٹی کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ موجودہ حکومت سے کافی زیادہ طاقتور ہے اور یقین ہے کہ آئندہ انتخابات میں اس کا مقابل کوئی بھی نہیں ہوگا۔ خوب، میں نے تعجب سے کہا۔ پارٹی کے بیشتر افراد موجودہ حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان میں انتظامیہ کے شعبے بھی شامل ہیں۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ پولیس تمہارے لیے اس قدر تگودو کیوں کر رہی ہے؟ ہاں، میں نے گہری سانس لی۔ بہرحال تمہارے بارے میں ساری خبریں رکھتا ہوں، چنانچہ یہاں کی صورتحال دیکھ کر ہی میں نے فوری طور پر یہاں آنا ضروری سمجھا۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا کیا پروگرام تھا؟ غلام سیٹھ نے پوچھا۔ میں بس برن چھوڑنے پر غور کر رہا تھا۔ کہاں جاتے؟ بلیک فارسٹ، میں نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک، تمہاری اگلی منزل وہی ہے، لیکن اب ان حالات میں برن کے سارے راستوں پر تمہاری چیکنگ ہو رہی ہے۔ حکومت نے تمہاری شناخت کے لیے بڑی بڑی تیاریاں کی ہیں، کیا تم آسانی سے یہاں سے نکل سکو گے؟ کوشش کروں گا جناب۔ میرا خیال ہے خاصی مشکل بات ہے، غلام سیٹھ نے کہا، لیکن میں بہرحال نکل جاؤں گا۔ میں نے پورے بھروسے سے کہا۔ بھائی میں تمہیں چیلنج نہیں کرتا، بے حد مشکل کام ہے، اگر تم چاہو تو ہم تھوڑی سی تفریح کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ میرا خیال ہے حکومت ور نے تمہارے لیے کافی تیاریاں کی ہیں۔ یقیناً جو حالات آپ نے بتائے ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ تو آسانی سے تمہیں نہیں نکلنے دے گی۔ میرا خیال ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم 15 دن کے اندر اندر مجھے فریفرڈ کے لینڈ گیز میں رپورٹ دے سکتے ہو؟ پیش کر دوں گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ تب پھر میں آج سے ٹھیک 15ویں دن لینڈ گیز میں تمہارا انتظار کروں گا، غلام سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بصورت دیگر اگر تم سوئس پولیس کے ہاتھ لگ جاؤ تو کسی قسم کی فکر مت کرنا کرو کہ سارے راز راز رہنے چاہیے۔ 20 روز انتظار کرنے کے بعد تمہیں پولیس کے قبضے سے نکالنے کی جدوجہد کی جائے گی اور بہرحال یہ کام ناممکن نہیں ہوگا، غلام سیٹھ نے اعتماد سے کہا۔ اوکے چیف، خوب، یہ شرط تو بہت دلچسپ رہی، نک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نواز کی صلاحیتوں پر مجھے بہت اعتماد ہے مسٹر نک، غلام سیٹھ نے کہا اور نک گردن ہلانے لگا۔ وہ رات غلام سیٹھ نے کے ساتھ گزری، آدھی رات تک گفتگو ہوتی رہی، بڑی دلچسپ گفتگو تھی۔ میں نک کی بیوی ارشیا بھی شریک تھی۔ غلام سیٹھ اس سے قبل اتنے کھلنڈری موڈ میں کم ہی نظر آتا تھا۔ خاصے لطیفے رہے۔ دوسرے دن صبح کے ناشتے کے بعد اس نے واپسی کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے نواز۔ اوکے نک، اب مجھے اجازت دو۔ اوہ جناب، کہاں تشریف لے جائیں گے؟ نک نے پوچھا۔ بس یہ باہر جانے کے بعد سوچیں گے، غلام سیٹھ نے کہا۔ میں گاڑی نکالوں؟ نک نے پوچھا۔ کیا وہ فضا میں پرواز کر سکتی ہے؟ غلام سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بھائی، مجھے ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، کار کی نہیں۔ آپ فرمائیں، جہاں کے لیے حکم دیں، سیٹ بک کرا دوں؟ بس نک اجازت تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے، رات بہت دیر رہی، غلام سیٹھ نے کہا۔ پھر اس نے ہم سے مصافحہ کیا اور پھر خلیل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کی پیشکش بھی قبول نہیں کی تھی، جو کار اسے لے کر آئی تھی وہ بھی واپس جا چکی تھی۔ نک نے ایک سانس لی اور پھر میری اور سرداری کی کلائیاں پکڑتے ہوئے کہا، آؤ دوستو۔ غلام سیٹھ بے حد پراسرار ہے، چنانچہ ہم لوگ ایک کافی اور پئیں۔ اس کے دوران نک نے تشویشناک لہجے میں کہا، جو کچھ غلام سیٹھ نے بتایا ہے، یقین کرو مقامی باشندوں کے باوجود مجھے اتنی تفصیل معلوم نہیں تھی۔ میں نے مختصراً کہا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے مسٹر نواز؟ ابھی تک تو کچھ نہیں۔ آپ نے غلام سیٹھ کا چیلنج قبول کر لیا ہے؟ یقیناً، میں نے جواب دیا اور نک کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ پال ڈریگر، وہ آہستہ سے بولا اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے یقیناً ہمارے کام آئے گی، اس نے چٹکی پر جاتے ہوئے کہا۔ میں نے اب بھی اسے کچھ نہیں کہا، میں خاموش نگاہوں سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے مسٹر نواز، ہم آج ہی کسی طرح ان سے مل لیں، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کس سے؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ پال ٹریگر، وہ یقیناً ہمارے کام آ سکے گا اور پھر، لیکن میں نے سرد لہجے میں درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں مسٹر نک، آپ اس سلسلے میں بالکل فکر نہ کریں، آپ سنیں تو صحیح، دراصل پال ٹریگر مخالف پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ ایک خطرناک… مسٹر نک پلیز، میرے خیال میں آپ یہ موضوع ختم کر دیں، میں نے کسی قدر خوش لہجے میں کہا اور نک چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں مسٹر نواز۔ مسٹر نے غلام سیٹھ بھی میری مدد کر سکتا تھا، لیکن ہم نے اپنی صلاحیتوں پر شرط بندھی ہے۔ اوہ تو آپ… نک نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں صرف خود پر بھروسہ کروں گا، کیوں سردارے؟ بالکل ٹھیک چیف، شرط میں بھی ایمانداری ضروری ہے، اگر ہم دوسروں کی مدد لے کر یہاں سے نکلے تو پھر اس میں خوبی کیا رہی؟
सरदारे ने जवाब दिया और एक तहसीन आमेज निगाहों से हम दोनों को देखने लगा। वाकई अनोखे हैं आप लोग, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम ये गौर करो निक कि इस खतरनाक पेशे में होने के बावजूद मिस्टर नवाज उसूल पसंद हैं। यकीनन ये मामूली बात नहीं है। वैसे अर्शे, तुम्हें मालूम है कि मैंने चेहरा शनासी के सिलसिले में काफ़ी वक्त ज़ाया किया है। हाँ, मुझे इल्म है। मिस्टर नवाज के बारे में मेरी राय ये है कि बड़े पेशे में होने के बावजूद बुरे इंसान नहीं हैं। ये तो मैं भी बता सकती थी, अर्शिया ने हंसते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराने लगा। बहरहाल हम आराम करने आ गए और अपने कमरे की एक कुर्सी पर बैठकर मैंने सरदारी की तरफ देखा। सरदारे खुद मेरी तरफ देख रहा था। मुझसे निगाहें मिलते ही मुस्कुरा दिया। क्या ख्याल है सरदारे? उस्ताद जिंदाबाद, सरदारे ने मस्त अंदाज में कहा। मुर्दाबाद भी हो सकते हैं, अब कोई तरकीब सोचो। आपके जहन में क्या है उस्ताद? सरदारे ने मेरी आंखों में देखा। भरोसा करोगे? क्यों नहीं, तो यकीन कर लो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा, और ये भी यकीन कर लो कि बाहर हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बातों पर यकीन कर लिया उस्ताद, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, सरदारे ने अकीदत भरे लहजे में कहा और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चलो ठीक है, लेकिन बात यूं ही ख़त्म नहीं हो जाती सरदारे। सोचो उस्ताद, यूं समझ लो तुम दिमाग हो, मैं अमल हूँ, जो कहोगे करूँगा। काम कोई ऐसा होना चाहिए सरदारे कि बस दूसरे देखते रह जाएं। मेरे जहन में भी यही ख्याल है उस्ताद। क्या? हमने थॉमसन को कत्ल किया है, वो लोग हमारे बारे में बहुत आगे की बात सोच रहे होंगे। हमें किसी ऐसे अंदाज में यहाँ से निकलना चाहिए कि वो सोच भी ना सके। मुझे तुम्हारी इस राय से इत्तेफाक है सरदारे। बहरहाल गुलाम सेठ ने हमें 15 दिन दिए हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी वक्त है, हम इस दौरान कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और सरदारे गर्दन हिलाने लगा। गुलाम सेठ की शर्त बहुत दिलचस्प थी। मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि मुकामी पुलिस कितनी सख्ती से मेरी तलाशी कर रही है। बहरहाल मैंने गुलाम सेठ से वादा कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आई थी। गुलाम सेठ को गए हुए दूसरा दिन था और अभी तक मैं अपनी रवानगी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। बहरहाल फिर मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकेगा जब तक बाहर निकलकर हाथ पाँव ना हिलाए जाएं। और फिर बाहर निकलने के लिए एक लाहे अमल तय करके हम बाहर निकल आए। हमारे चेहरों पर मेकअप था, वैसे हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और बड़े ईमानी अंदाज में चल रहे थे। कई घंटे आवारागर्दी की। बहरहाल ये अंदाज़ा तो नहीं हो सका कि पुलिस किस अंदाज में हमें तलाश कर रही है। बहरहाल अंदाज़ा ज़रूर कायम करते रहे। एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह का रुख किया। बाहर जाने के लिए जगहों का जायज़ा लिया। तकरीबन सारी चीज़ें मखदूश थीं। तब हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं उस पर गौर करने लगा। बात कुछ दिल को जच रही थी। तब मैंने सरदारे को साथ दिया और फिर एक फैंसी ड्रेस स्टोर पर चले गए, जहां हमने रेलवे मुलाजमीन की वर्दी खरीदी। और वर्दी रेलवे के सफरी मिस्त्रियों की सी थी। मिस्त्री ट्रेन के साथ सफ़र करते थे। मैंने इन मिस्त्रियों का जायज़ा लिया था। बहरहाल रिस्क तो ज़रूर था, लेकिन तरकीब मेरे जहन में आई थी और बिलाशुबा कामयाब हो जाती तो उम्दा तरकीब थी। छोटे औजारों का एक बैग खरीदने के बाद हम वापस आ गए। अपने इस सामान वगैरह के बारे में हमने निक वगैरह को कुछ नहीं बताया। जिस वक्त हम घर वापस पहुंचे, निक और अर्शिया मौजूद नहीं थे। काफ़ी देर के बाद वो वापस आए तो हमें देखकर उछल पड़े। मेरे खुदा, मैंने शायद सारे बंड में आपको तलाश किया है मिस्टर नवाज। ओह, क्यों? बस न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि आप किसी उलझन में न फंस गए हों। इस कदर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है निक। फिर भी दरअसल नहीं निक, एक बात समझ लो, हम दोनों किसी भी वक्त खामोशी से गायब हो सकते हैं। ऐसी सूरत में तुम्हारे सड़कों पर परेशान फिरते रहना कुछ मुनासिब ना होगा। ओह, तो आप मुझे बताए बगैर ही बंद छोड़ देंगे? मुमकिन है। मेरा ख्याल है मुझे खासी उलझन रहेगी। किसी दिन 12 घंटे वापस ना आए तो समझ लेना कि बंद से निकल गए। बहरहाल खुद मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप कामयाब हों। शुक्रिया, मैंने कहा और फिर हम दूसरी बातें करने लगे। हमने निक को अपने प्रोग्राम की हवा भी नहीं लगने दी। बात कुछ भी नहीं थी, बस हम अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। इस रात काफ़ी देर तक हम सरदारे जागता रहा। मुझे भी नींद नहीं आई। जाग रहे हो उस्ताद? सरदारे ने करवट लेकर कहा। हाँ, क्या सोच रहे हो? कल का प्रोग्राम सरदारे, मेरा ख्याल है हम सुबह होने से कबल यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओह, जैसा मुनासिब समझो उस्ताद। यही बेहतर रहेगा। दिन की रोशनी बहुत से झगड़े पैदा करा सकती है, लेकिन सुबह का वक्त फिर बहुत सुबह ही चलना पड़ेगा उस्ताद। स्टेशन तक का सफ़र पैदल ही करना पड़ेगा। क्यों? तब फिर अलग अलग चलेंगे, सरदारे जल्दी से बोला। हाँ, ये ठीक है। वर्दी पहन कर चलोगे? हाँ, बहुत से लोग इस वक्त ड्यूटी पर जाते होंगे, मैंने जवाब दिया और सरदारे खामोश हो गया।
بہرحال وہ میرے ہر فعل سے اتفاق کرتا تھا، چنانچہ اس رات ہم یوں ہی سے سو گئے۔ صبح کے اجالے کا اس وقت دور دور تک پتہ نہ تھا جب ہم نے بستر چھوڑ دیے، وردیاں پہنی، دوسری ضروری چیزیں سنبھالی اور مکان کے اگلی حصے سے باہر نکل آئے۔ سڑکوں پر روشنی اور ٹیکسیاں دونوں موجود تھیں۔ ہم ایک ٹیکسی میں ریلوے اسٹیشن چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بڑا سکون ہوا کہ ہمارے جیسے دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور بے روک ٹوک پھر رہے تھے۔ چنانچہ ہم کسی حد تک پرسکون ہو گئے۔ اب صرف ٹرین کا انتظار تھا اور اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ ٹرین کب آئے گی اور ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 10 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 11 پہ سماعت فرمائیے۔